एक बार पुनः मैं एसएन पालीवाल हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक कार्य शब्द क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना या होना होता है। यानी कि अपन परिभाषा की बात करें, जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। यानी कि किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। और जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिया के भेद पढ़ेंगे हम कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पे दो प्रकार की क्रिया होती है। एक होती है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। पहले हम लेते हैं अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता है, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के ऊपर पड़ता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। राम नाच रहा है। ऐसी क्रियाएं जिनमें सीधा संबंध कर्ता के ऊपर पड़ता है, कर्म का अभाव होता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म के ऊपर होता है, वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अब सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक कर्मक और दूसरी होती है द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया समझने के तौर पर हम देखें, जहां पर क्या व किसको का उत्तर मिल जाए वो एक कर्मक की श्रेणी में आता है। जैसे हम कहें मोहन पत्र लिखता है। अब हम यहां पर क्रिया से पहले अगर क्या लगाकर पूछे मोहन क्या लिखता है, तो हमारे पास इसका आंसर है कि वो पत्र लिखता है। तो ऐसे जहां पर क्या और किसको में से किसी एक का उत्तर मिल जाए वो एक कर्मक की श्रेणी में आती है। जैसे सीता ने गीता को पुस्तक दी। सीता ने किसको पुस्तक दी? गीता को। जहां पर क्या और किसको में से किसी एक का उत्तर मिले वो एक कर्मक क्रिया की श्रेणी में आती है। और जहां पर क्या और किसको दोनों का आंसर मिल जाए वो द्विकर्मक की श्रेणी में आती है। जैसे हम कहे पालीवाल जी बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहां पर क्या और किसको दोनों का उत्तर आ रहा है। पालीवाल जी बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जहां पर क्या और किसको दोनों का आंसर मिले वो द्विकर्मक क्रिया की श्रेणी में आएगी। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर सबसे पहले है सामान्य क्रिया। वे वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है सामान्य क्रिया कहलाते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है।
यहाँ पर केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे उदाहरण सामान्य क्रियाओं की श्रेणी में आएंगे क्योंकि केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। वे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है संयुक्त क्रिया की श्रेणी में आते हैं। जैसे अध्यापक को देखकर छात्र पढ़ने लगा। यहां पर दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो रहा है, इसलिए ऐसी क्रियाएं संयुक्त क्रिया की श्रेणी में आएगी। तीसरा है सजातीय क्रिया। जिसमें क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से बने होते हैं, ऐसे सजातीय क्रिया की श्रेणी में आएंगे। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, तो यहां पे जो ये कर्म है और ये जो क्रिया है दोनों एक ही धातु यानी लड़ धातु से बने होते हैं, इस कारण ये सजातीय क्रिया की श्रेणी में आएगी। अगला है सहायक क्रिया, यानी कि मूल क्रिया की जो सहायता करने वाला पद होता है वो सहायक क्रिया में आता है। जैसे मोहन खेलता है, यहां पर मेन क्रिया खेलना है और उसके साथ जो है आ रहा है ये सहायक क्रिया के रूप में होगा। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं नहीं काम करके दूसरों से काम कराता है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश नाई से बाल कटवाता है, या अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। इसमें जो करता है मेन करता अध्यापक को खुद काम नहीं करके छात्र से काम करवा रहा है, तो ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाओं की श्रेणी में आएगी। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि मुख्य क्रिया से पहले एक और क्रिया होती है और उसके अंत के अंदर कर शब्द जुड़ा हुआ रहता है। जैसे पुजारी नहाकर मंदिर गया। यहां पे जो ये जो पद है वो एक पूर्वकालिक क्रिया का संकेत है जिसके अंतर्गत लास्ट में कर आता है। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनी होती है नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तद्धित प्रत्यय के जितने भी उदाहरण हैं वो इस नाम धातु क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। संज्ञा से जैसे मान लो हाथ से हथियाना, लज्जा से लजाना, या मान लो कोई विशेषण से बना होता है या कोई सर्वनाम अपना से अपनाना, तो ऐसी जो क्रियाएं होती है वो नाम धातु की श्रेणी में आती है। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, कृष्ण ने राधा को अपनाया, तो यहां पर जो ये अपनाया है ये अपना सर्वनाम से बनी हुई है। ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रिया की श्रेणी में आती है। और नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। ऐसे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के योग से उसमें प्रत्यय लगकर बने होते हैं वो कृदंत क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लो चल है, अब इस चल क्रिया के अंदर
ये जो ना प्रत्यय जुड़ गया तो इससे बन गया चलना। इसी तरह लिख है, उसके अंदर ना प्रत्यय जुड़ गया तो उससे बन गया लिखना। ऐसे सभी जो उदाहरण होते हैं वो कृदंत क्रिया की श्रेणी में आते हैं। आशा करते हैं मित्रों आपको हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल जरूर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को